कुसुम की दो बहू थी, बड़ी बहू नैना और छोटी बहू पूजा। क्योंकि बड़ी बहू नैना थी, इसलिए नैना को इस बात का बड़ा घमंड था। ऐसे ही एक दिन, बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाना। पूजा, माँ जी के लिए एक कप चाय बना दो और मेरे लिए भी बना देना। पर दीदी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं भी सब्जी काट रही हूँ? पूजा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है ना कि अपनी जेठानी से कैसे बात की जाती है। और जब तुम खाना बनाने के लिए किचन में जा ही रही हो तो क्या एक कप चाय माँ जी के लिए नहीं बना सकती? ये क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ एक कप चाय मांगी थी, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? माँ जी, आपने ना अपनी इस छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। घर का कोई काम तो करती नहीं है। अरे काम को तो छोड़ो ही, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। इज्जत कैसे देते हैं बड़ों को ये भी नहीं पता। दीदी मेरे सामने माँ जी से मेरी ही बुराई करने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए चाय। इस तरह से ना चाहते हुए भी पूजा को अपनी जेठानी का काम करना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना समय के साथ अपनी देवरानी को परेशान करने लगती है। देखो ना पूजा, कल से मेरे हाथों में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन भी है। लगता है मेरे हाथों में मोच आ गई। अगर मोच आ गई है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, मुझे क्यों दिखा रही हो? पूजा, मैं तुम्हें अपनी मोच नहीं बल्कि गंदे कपड़े दिखा रही हूँ। दरअसल मेरे हाथों में मोच आ गई है, कपड़े नहीं धो सकती। तो तुम कपड़े धो रही हो तो लगे हाथों मेरे कपड़े भी धो दो। इस तरह से नैना अपने सारे गंदे कपड़े पूजा के पास छोड़कर चली जाती है। अपनी जेठानी के इतने सारे गंदे कपड़े देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। इस औरत ने दुखी कर दिया है मुझे। कभी कभी तो ऐसा करती है जैसे मानो मेरी जेठानी नहीं मेरी सास हो। अब ना चाहते हुए भी पूजा गुस्से में नैना के कपड़े धोती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना पूजा को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ती। पूजा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? लगता है कि तुम खाना बनाना भूल गई हो। इसीलिए कहती हूँ कि तुम रोज खाना बनाया करो। दीदी हमेशा खाना मैं ही बनाती हूँ, बस आप कभी कभी कड़ी बनाती हो, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे कड़ी बनानी नहीं आती। और आज आपके कहने पर ही मैंने कड़ी बनाई है जो आपको पसंद नहीं आई। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा तो एक काम करो, जब तक तुम्हें कड़ी बनाने नहीं आ जाती तब तक तुम खुद कड़ी बनाओ। आखिर कब सीखोगी? इतना बोलकर नैना सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अपनी जेठानी का ये रूप देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन अपनी जेठानी को गाली देने लगती है। आह पूजा, तुमने मुझे मन ही मन गाली दी है ना? नहीं तो दीदी, मैंने कब गाली दी आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ज्यादा भोली मत बनो। तुमने मुझे मन ही मन गाली दी है, तभी तो मेरी जुबान कट गई। अरे बस भी करो तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में लड़ना। अच्छा नैना बहू, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तुम अपनी माँ को देखने नहीं जाओगे हॉस्पिटल? माँ जी की तबीयत अब पहले से ठीक है। कुछ दिनों में माँ जी को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। मैं मायके जा रही थी लेकिन माँ ने आने से मना कर दिया। क्या दीदी आपकी माँ की तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठी हो? आप कुछ दिनों के लिए मायके चले जाओ, मायके से होकर आओगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूजा, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ है और अब वो ठीक है। मुझे मायके जाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे मायके जाना चाहिए तब मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सही कहा दीदी आपने, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चुड़ैल कहीं की, कभी मायके भी नहीं जाती। माँ मर रही है, ये नहीं कि मायके चली जाऊं। हे भगवान, एक बार मायके चले जाओ और फिर कभी वापस ना आए। इस तरह से पूजा मन ही मन अपनी जेठानी के मायके जाने की प्रार्थना करने लगती है और उसी वक्त नैना के पास एक फोन आता है। नैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। नैना बहू, आखिर किसका फोन आया था? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ तुझे? दीदी आप कहीं जा रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ तो बताइए। माँ जी, मेरी माँ तो ठीक हो गई थी लेकिन फिर से उनको हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि जिनको मिलना है वो आकर मेरी माँ से मिल लें और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए उससे पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस तरह से नैना घबराती हुई हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद नैना को पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, जिस वजह से नैना अपने मायके ही रुक जाती है। और जब ये खबर पूजा को मिलती है तो उसे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी जेठानी मायके चली जाए, पर आज वो मायके गई तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसके बिना घर कितना खाली खाली है। पूजा अपने जेठानी के ना होने पर बहुत दुखी रहने लगती है।
इसलिए कुसुम एक दिन उसकी दोस्त दिव्या को घर बुलाती है। पूजा बहू देख, तुझसे मिलने कौन आया है, तेरी बचपन की दोस्त दिव्या। दिव्या यहाँ अचानक? दिव्या कैसे आई यहाँ पर अचानक तुम? मुझे तो तेरी सास ने बुलाया। वो बता रही थी कि जब से तेरी जेठानी मायके गई है तब से तू बहुत उदास रहने लगी है, बस इसीलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। सच में माँ जी, आपने दिव्या को बुलाया? हाँ बहू, तू कुछ दिनों से घर में अकेली थी ना, इसीलिए मैंने तेरी सहेली को बुला लिया। अच्छा, अब तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अपने कमरे में आराम करने चली। इतना बोलकर कुसुम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और दिव्या पूजा के कान भरने लगती है। क्या यार पूजा, तू पागल है? तेरी जेठानी क्या मायके गई, तू यहाँ दुखी होकर बैठ गई। अरे तुझे तो खुशियाँ बनानी चाहिए। मेरी जेठानी मायके जाते तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिव्या ये तो कैसी बातें करी? तू जानती ना मेरी जेठानी की माँ खत्म हो गई, इसीलिए उन्हें अपने मायके जाना पड़ा। उनके दुख में मैं खुशियाँ कैसे मना सकती हूँ? आखिर वो भी तो मेरी बहन जैसी है ना। क्या यार पूजा, तू कितनी बेवकूफ है। जेठानी हमेशा जेठानी होती है, वो कभी बहन नहीं बन सकती। और याद कर तेरी जेठानी ने तेरे साथ क्या क्या किया है, और तू है जो उसके लिए इतनी उदास हो रही है। मेरी मां तो खुश हो जा और भगवान से दुआ करके तेरी जेठानी हमेशा मायके में ही पड़े रहे। वैसे भी माँ उसकी मरी है, तेरी नहीं। चिल करना। बस दिव्या, बहुत हो चुका। तू मेरी बचपन की दोस्त है, इसीलिए अब तक मेरे घर पर है। अगर ये बात किसी और ने कही होती ना तो उसकी जुबान खींच लेती मैं। मेरी जेठानी कैसी है और क्या है वो मैं जानती हूँ, तुझसे जानने की मुझे जरूरत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जेठानी जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस आ जाए। पूजा की बातें सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा से अपनी दोस्ती तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा चुपचाप रहने लगती है। बहुत जल्द नैना अपने ससुराल आ जाती है। अपनी जेठानी को देख पूजा के चेहरे पर एक बार फिर से खुशियाँ आ जाती है। दीदी आप आ गई। आप जानती हैं आपके मायके से आने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप बस जल्दी से मुझे अपना काम बताइए, आपके बिना आपकी देवरानी अधूरी है। क्या सच में तुमने मुझे मिस किया? मुझे तो लगा था कि मेरे मायके जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खुश होंगी और डेली पार्टी कर रही होंगी। नैना के ससुराल आने पर पूजा बहुत खुश थी, जिसके बाद एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी में पहले की तरह काम को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है। पर कुसुम खुश थी क्योंकि भले ही उसकी दोनों बहुएं आपस में लड़ती थी, पर उन दोनों में प्यार भी काफी था। अर्चना अपनी बहू कोमल के साथ रहा करती थी, पर बहू के होने के बाद भी घर का सारा काम अर्चना को ही देखना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन। माँ जी पता नहीं आप पूरा दिन घर में क्या करती हो। मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, पर अब तक आपने खाना ही नहीं बनाया। आपको पता है मैं कितनी भूखी हूँ। बहू मैं जानती हूँ कि तू भूखी है, पर मैं खाने में बनाती क्या? सब्जी तो घर में थी ही नहीं, और सुबह मैंने तुझसे पैसे मांगे तो तूने मुझे सब्जी के लिए पैसे ही नहीं दिए। माँ जी घर में इतने काम नहीं होते जितने आपके बहाने होते जा रहे हैं। जो भी घर में है वही बना दो। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने लिए खाना ऑर्डर करके ले आती है। कोमल खुद तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लेती है, पर वो एक बार भी अपनी सास के बारे में नहीं सोचती। अब अगली सुबह अर्चना की तबीयत खराब होने की वजह से अर्चना की आंख नहीं खुलती, जिस वजह से कोमल ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है और इसका गुस्सा भी कोमल अपनी सास पर निकालती है। माँ जी आप अभी तक सो रही हैं? आपकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। आपको पता है मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना होता है। बहू तू आज ऑफिस की छुट्टी कर ले, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे डॉक्टर के पास ले चल। माँ जी आपका तो हमेशा का यही नाटक है। आप तो चाहती हैं कि मैं ना काम छोड़कर ही घर पर बैठ जाऊँ, पर आप ये बात मत भूलो कि अगर मैंने काम छोड़ दिया ना तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर कोमल ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल की माँ का फोन आता है। कोमल बेटा कितने दिन हो गए तुझे देखे, आखिर तू कब आ रही है दामाद जी को लेकर? माँ क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। और तुम्हारी दामाद जी अभी शहर से बाहर है, ऊपर से एक मेरी सास है, ना जाने पूरा दिन हीरोइन बन के क्यों बैठी रहती है। उनसे घर का एक काम नहीं होता। वो तो सोचती है कि बहू घर का काम भी करे और बाहर का भी। अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो अपनी सास को साफ साफ कह दे कि तुझसे घर के काम नहीं होंगे। हाँ माँ मैंने कह दी है ये बात, क्या करूँ, मेरी सास ना बड़ी चालाक है। मैं जिस दिन घर पर रहती हूँ उस दिन तो वो घर का कोई काम नहीं करना चाहती, पर वो तो मैं हूँ जो उनके सर पर बैठकर घर के सारे काम करवाती हूँ। इस तरह से कोमल अपनी सास की बुराई अपने माँ के सामने करने लगती है
और ये सारी बात अर्चना सुन लेती है। अर्चना को कोमल की यह हरकत जरा भी पसंद नहीं आती और वो कोमल से कहती है, बहू मेरी बुराई करके ना तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, और वैसे भी घर का काम तू कौन सा करती है, जरा मुझे भी तो बता। चलिए माँ जी, आपकी ये बात मान लेते हैं, नहीं करती मैं घर का कोई काम। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप चाहती हो कि मैं बाहर से भी काम करके आऊँ और घर का भी काम करूँ। बहू ना ही मैंने ऐसा कभी कहा है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ कि तू घर और बाहर दोनों का काम करे। माँ जी, आप क्या चाहती हो और क्या नहीं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, घर में इतने काम नहीं होते, तो प्लीज मेरे सामने ना नाटक मत किया करो। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन संडे था और कोमल की छुट्टी, इसलिए कोमल काफी देर तक सोती है, पर अर्चना आकर कोमल को उठा देती है। बहू सुबह के 11 बज चुके हैं, अब तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? अरे जरा उठ के मेरी मदद करवा दे घर के कामों में। माँ जी, आपका रोज का यही नाटक है। और आपसे किसने कहा कि आज मैं घर में हूँ? आज मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। कल मेरी ऑफिस की छुट्टी, इसलिए अब मैं सीधा परसों ही घर आऊंगी। बहू तो घर के काम से बचने के लिए ना यही करती है हमेशा। जब तेरा दिल करता है मायके चली जाती है। अगर मैं मायके चली गई तो तेरा ऑफिस संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप मुझे धमकी दे रहे हो? एक काम करो ना माँ जी, आप भी अपने मायके ही चले जाओ, फिर देखना कैसे मैं आपसे अच्छी तरीके से घर का काम करती हूँ और घर की साफ सफाई रखती हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तू अकेले ही रहना और अकेले ही अपना काम करना। इतना बोलकर अगले ही दिन अर्चना अपने मायके चली जाती है। अपनी सास को मायके जाता देख कोमल को बहुत अच्छा लगता है और वो ऑफिस में जाकर अपनी ये खुशी अपने दोस्तों से शेयर करती है। यार, मेरी सास तो मायके चली गई, मैं तुझे बता नहीं सकती आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। कम से कम शाम को जब मैं घर आऊंगी तो उनकी चें तो नहीं सुननी पड़ेगी मुझे। अरे यार, ये सारी सास ना ऐसी ही होती हैं। हमेशा इनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द। काश कि मेरी सास भी ना तेरी सास की तरह मायके चली जाती हमेशा के लिए। अपने दोस्त से बात करके कोमल अपने ऑफिस के काम में लग जाती है और शाम को घर जाती है। घर जाने के बाद कोमल देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। माँ जी, करती क्या है? पूरा घर बिखरा पड़ा है। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी तो मायके गई है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही सारा घर ठीक करके खाना बना लेती हूँ। इतना बोलकर कोमल घर के कामों में लग जाती है और खाना बनाने लग जाती है। इस तरह से कोमल को रात के 12 बज जाते हैं और जैसे ही कोमल सोने के लिए कमरे में जाती है, वैसे ही उसके पति का फोन आता है। कोमल, मैं कल घर आ रहा हूँ। मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली में करवा लिया है। अब से मैं दिल्ली में रहकर ही काम करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी माँ मायके चली गई है मुझसे लड़ाई करके। खैर, मैं रखती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। आज मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है और अगली सुबह घर का काम करते करते उसे 10 बज जाते हैं। और जब कोमल टाइम देखती है तो वो अपना सर पकड़कर खुद से कहने लगती है, हे भगवान, घर में कितने काम है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना। अभी तक मैंने एक काम पूरा नहीं किया और 10 बज गए। मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए। इतना बोलकर कोमल सारा काम छोड़कर ऑफिस के लिए भागने लगती है और शाम को घर आकर फिर से घर के कामों में लग जाती है। कोमल, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मुझे सारी रात काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए कॉफी बना दो। क्या इस वक्त कॉफी? रुको, अभी लाती हूँ। इस तरह से नींद में कोमल अपने पति के लिए कॉफी बनाती है और आराम से सो जाती है। पर सुबह उसे जल्दी उठना था, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती और एक बार फिर वो घर के कामों में लग जाती है। घर में कितना सारा काम है, खत्म ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। मेरी बस का नहीं है ये काम करना। माँ जी, जल्दी आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे समझ आ गया सब। इतना बोलकर कोमल अपनी सास को फोन करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। माँ जी सुनिए, अब आप अपने मायके से आ जाइए। मुझे पता चल चुका है कि घर में बहुत काम होता है। अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सास के मायके जाने के बाद कोमल को अपनी सास की अहमियत का पता चलता है और घर में कितने काम होते हैं उसका भी। कुछ दिनों बाद अर्चना घर आ जाती है, जिसके बाद फिर कभी कोमल अपनी सास से नहीं लड़ती। रघुवीर नगर में एक लंबी चुड़ैल दौड़ते हुए इधर से उधर भाग रही थी और उसके रास्ते जो भी आ रहा था वे उसे अंधाधुंध बेरहमी से मार रही थी। लोग उसके खौफ से अपने अपने घरों में घुस जाते और खिड़की से उस चुड़ैल को देखते
चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर इंसान को मार दूंगी जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। मैं यहाँ पर किसी को भी सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। जो मेरे रास्ते आएगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा। बाहर निकलो। किसने मेरे नाटक भूत को छुपा रखा है? जिसने भी उसको रखा हुआ है वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मुझे पता चला तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के इतना बोलने के बावजूद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता और चुड़ैल चिल्लाती रह जाती है। कुछ समय बाद सुबह होने वाली होती है। सुबह की पहली किरण चुड़ैल के ऊपर पड़ती इससे पहले ही चुड़ैल गुस्से में बौखलाते हुए बोलती है, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगी और अपने नाटे भूत को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है वैसे ही सभी गांव वाले बाहर निकल के आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भैया, हमको तो बहुत डर लग रहा है। ये चुड़ैल तो हमको धमकी देकर गई है। अरे काहे की धमकी? अरे हम इसके नाटे भूत को रखे होंगे तभी तो ये हमारा कुछ करेगी ना। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो बहन? तुम भूल गई क्या? इस गांव में आज से 20 साल पहले क्या हुआ था? वो आ गई अपना बदला लेने के लिए। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि वो अपने नाटे भूत को लेकर ही जाएगी, और अगर उसको नहीं मिला तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो नाटा भूत है कहाँ? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। अरे जो भी है, हमें इस चुड़ैल से छुटकारा पाना ही होगा, वरना ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। ये चुड़ैल हमारे पूरे गांव को शमशान बना देगी और इस चुड़ैल से बचने के लिए हमें किसी तांत्रिक बाबा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारी नजरों में कोई इतना शक्तिशाली बाबा है ही नहीं जो इस भयंकर चुड़ैल को मात दे सके। मेरी नजरों में जाने माने जंगल वाले तांत्रिक बाबा है। वो जंगलों में ही अपना वास करते हैं। वो तांत्रिक बाबा बहुत ही सिद्ध तांत्रिक है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हम सभी गांव वालों को आज ही उन बाबा के पास जाना चाहिए। औरत की बात से गांव वाले सभी लोग सहमत हो जाते हैं और औरत के कहे अनुसार जंगल के बीचों बीच जाते हैं, जहां उन्हें जंगली तांत्रिक बाबा मिलते हैं। जैसे ही सभी लोग तांत्रिक बाबा के नजदीक पहुंच जाते हैं, वैसे ही वो तांत्रिक उन लोगों से बोलता है, मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाबा जी हमें बचा लीजिए, वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसने हमें धमकी दी है कि आज रात को वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उस चुड़ैल को यहाँ पर बुलाता हूँ और उससे लोगों को मारने के पीछे का राज पूछता हूँ। वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे ये सब बताना ही होगा। इतना कहकर वो जंगली बाबा मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। उसके बाद मंत्रों से वो लंबी चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है और उस बाबा से बोलती है, क्यों बुलाया है तांत्रिक मुझे? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? मुझे मेरी भी जान प्यारी है और इन गांव वालों की भी, तभी मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। अब तो शांति से बता दे कि तू कौन है और इन गांव वालों को इस तरह से क्यों सता रही है। मैं इन गांव वालों को मारना नहीं चाहती, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, क्योंकि मैंने अपने प्यार के कातिल को तो पहले ही मार दिया, लेकिन इन गांव वालों ने मेरे कातिलों का साथ दिया था, इसीलिए इसकी सजा इन लोगों को मिलकर रहेगी। क्यों? आखिर क्या किया है इन गांव वालों ने तेरे साथ? आज से 20 साल पहले की बात है। मैं रवीना, मेरी लंबाई काफी ज्यादा थी। मैं इसी गांव में अपने माँ बाबा के साथ रहा करती। मेरे घर के सामने एक छोटा सा परिवार आया। उस परिवार में विकास और उसके मम्मी पापा रहते थे। विकास के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए विकास को उसके मामा मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। विकास हर एक चीज में बेस्ट था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो नाटा और छोटा था। विकास नाटा था, इसीलिए उससे कोई बात नहीं करना पसंद करता था, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं था। एक दिन की बात है, मैं विकास के पास गई और मैंने विकास से कहा, अरे विकास, तुम इतना अकेले अकेले क्यों रहते हो? तुम तो हर एक चीज में इतने अच्छे हो, फिर भी तुम लोगों के साथ घुल मिलकर क्यों नहीं रहते? रवीना, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हाइट काफी अच्छी है और मैं एक नाटा सा लड़का हूँ। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो वो हम दोनों का मजाक बनाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं विकास, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें नोटिस करती थी,
तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और लोगों का क्या है, लोग तो हर एक चीज में खामियां निकालते ही रहते हैं, लेकिन तुम एक हीरा हो। भले ही तुम्हारी हाइट छोटी है, लेकिन तुम बेस्ट हो। उसकी बात सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर रवीना विकास को गले लगा लेती है और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे विकास और रवीना के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं, लेकिन उन दोनों को नजदीक बढ़ता हुआ देख गांव के लोग देख लेते हैं। एक नाटा और एक लंबी, ये बनाएंगे अपनी प्रेम कहानी। ये अपनी प्रेम कहानी रचे उससे पहले ही इन्हें अलग कर दिया जाएगा। गांव वाले उन दोनों के इस रिश्ते को लेकर विरोध करते हैं और इसीलिए रवीना के माँ बाप विकास को मरवा देते हैं। और जब ये बात रवीना को पता चलती है, तब रवीना खुद ही फांसी लगाकर मर जाती है। उन दोनों के मरने के बाद भी गांव वाले उन दोनों को एक नहीं होने देते और इसीलिए रवीना और विकास की लाश को 2 अलग अलग गांवों में दफना देते हैं, जिस वजह से वो दोनों मरने के बाद भी एक नहीं हो पाते। तो ये थी मेरी कहानी। मैंने अपने माँ बाबा और विकास के मम्मी पापा को मार दिया, लेकिन इन गांव वालों के अंदर खौफ नहीं आया। ये लोग मुझे अब भी नहीं बता रहे कि इन लोगों ने मेरे विकास को कहाँ रखा है। मैं अपने नाटे भूत को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, जीते जीना सही, लेकिन मरने के बाद मैं अपने नाटे भूत को अपना लेना चाहती हूँ। मुझे मेरे नाटे भूत के बारे में बता दो, मैं उसके साथ यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी। मेरी उससे शादी करवा दो। ठीक है, हम तेरे नाटे भूत से तेरी शादी करा देंगे, लेकिन तू हमसे वादा कर कि तू सच में चली जाएगी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से सच में चली जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से नाटे भूत के बारे में पता लगाता है और उस नाटे भूत को अपनी विद्या से उस गांव में प्रकट कर देता है। अपने नाटे भूत को देखकर चुड़ैल बेहद खुश हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने भूत से कहती है, विकास, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मैं दर दर भटक रही थी, वो भी तुम्हारे लिए। विकास, आज तुम मुझे मिल गए, मैं बेहद खुश हूँ। विकास, आज हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ रवीना, आज हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था रवीना। कुदरत का करिश्मा देखो, मरने के बाद उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवा ही दिया। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक उस चुड़ैल और नाटे भूत की शादी करवा देता है और नाटा भूत और चुड़ैल दोनों ही वहां से चले जाते हैं। इस तरह अब गांव में कभी किसी भी चुड़ैल को नहीं देखा गया।